हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का एजेंडा के ऊपर हम सीधे आने वाले हैं, जो है गवर्नमेंट का बजट। फेब 1 को जो हमारा बजट आया था 2026 का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बजट गवर्नमेंट का होता क्या है एक्चुअली में। देखो, बजट क्या होता है, एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करता है कि जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, सबसे पहले तो आपको पता होना, जो फाइनेंशियल इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है ना, वो अप्रैल 1 से शुरू होता है और मार्च 31 को खत्म होता है। तो उस फाइनेंशियल ईयर में जो मतलब आने वाला है अब, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर 2027 बोलेंगे, जो अप्रैल 1 2026 से शुरू होगा और मार्च 31 2027 तक खत्म होगा। उस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कितने खर्चे करने वाली है, गवर्नमेंट के पास कितने पैसे आने वाले हैं, ठीक है। तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की, जिसमें डिटेल्स हैं। जिस स्टेटमेंट में क्या है, डिटेल्स हैं। डिटेल किसकी है? हमारी रिसीट्स की डिटेल है कि कितने पैसे हमारे पास आने वाले हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं। उसके अलावा हमारे उसी डिटेल्स में क्या लिखा होगा कि एक्सपेंडिचर की डिटेल दी गई होंगी कि हमारे खर्चे कहाँ पे होने वाले हैं। तो बस इन दो चीजों को हम पढ़ेंगे, रिसीट को और एक्सपेंडिचर को ही हम पढ़ेंगे, और उसी को हम बजट बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आने वाला है, क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, और उसके बाद कहाँ का यूटिलाइजेशन होने वाली है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो चलो उसी को स्टार्ट करते हैं। ओके। हैंड राइटिंग पे फोकस ना करके बस समझने के ऊपर फोकस करना कि हमारे पास बजट है, ठीक है। क्या है हमारे पास? बजट है। बजट, एक तो रसीट, उसमें डिटेल्स होंगी। किसकी डिटेल होंगी? रसीट की होंगी और एक्सपेंडिचर की होंगी। देखो, जो रसीट और एक्सपेंडिचर है फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, बहुत दो टाइप, सिंपल दो टाइप्स के होते हैं। रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल, ठीक है। अब रसीट में जो रेवेन्यू पार्ट है उसको मैंने प्लस किया गया है, प्लस किया हुआ है मैंने। क्यों किया है ये हम पढ़ने वाले हैं आगे। उसी तरह से जो कैपिटल रसीट है हमारी, वो माइनस है। जो रेवेन्यू है जो, उसको मैंने माइनस लिखा है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, उसको प्लस किया है। तो इतना समझ लो, जो प्लस वाली चीजें हैं वो गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे से जितना हो सके उतना करें हम। लेकिन जो माइनस वाली चीजें हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि ये चीजें बहुत कम हो हमारे पास, ये चीजें होनी नहीं चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो यही चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हम रिसीट्स पढ़ना शुरू करते हैं कि जो रिसीट्स आती है हमारे पास, एक तो रेवेन्यू हो गई, एक कैपिटल आ गई। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम पहले। तो देखो, जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं उसको मैंने जो प्लस क्यों मार्क किया गया है कि ये गवर्नमेंट के लिए अच्छी चीज है। गवर्नमेंट चाहती है कि रेवेन्यू रिसीट जितनी ज्यादा हमारे पास आए उतनी ज्यादा हमारे लिए सही है, उतना वो पसंद करती है। क्यों करती है पसंद? क्योंकि जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है ना, ये ना तो, देखो क्या होता है ना, कि जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है ना, ये जो एसेट होता है हमारा, एसेट को तो ये रिड्यूस करती नहीं है, ठीक है। और जो लाइबिलिटी होती है ना, ये लाइबिलिटी को इंक्रीज भी नहीं करती, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि रेवेन्यू रिसीट जितना ज्यादा हमारे पास आए उतना सही है, क्योंकि ये एसेट को ये रिड्यूस नहीं करती और लाइबिलिटी को ये ज्यादा बढ़ाती भी नहीं है, ठीक है। और ये रेकरिंग होती है, रेकरिंग इन नेचर होती है। रेकरिंग इन नेचर का मतलब यही हो गया कि ये फ्रीक्वेंटली आपके पास आ रही है। कोई चीज मतलब पैसा ही आ रहा है आपके पास, अगर फ्रीक्वेंटली आपके पास पैसा आ रहा है और आप तो चाहोगे कि वो जितना ज्यादा, जितनी बार और जितने ज्यादा क्वांटिटी में आए उतना ही आपके लिए सही है। इसलिए जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है वो गवर्नमेंट उनको बहुत ज्यादा पसंद करती है। फर्दर जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है हमारे पास, वो दो टाइप्स की होती है। एक तो होती है टैक्स और एक नॉन टैक्स रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। जैसे टैक्स रिसीट्स में क्या हो गया, जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, और बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे। जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, एक्साइज वगैरह, बहुत सारे और भी टैक्सेस हैं। बस समझने के लिए, जो टैक्स रिसीट में जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये हमारे रेवेन्यू पार्ट का टैक्स रिसीट में आती है। उसी तरह से जो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी आ गई? फीस आ गया, गवर्नमेंट की जो फीस भरते हैं, फाइन्स हो गया, चलान्स हो गया, हमारा इंटरेस्ट रेट जो भी होता है जो मिलता है गवर्नमेंट को, वो हमारे रेवेन्यू रिसीट पे आता है। उसके बाद डिविडेंड हो गया, एसटीआर हो गया, और फॉर फीचर हो गया। देखो एसटीआर क्या होता है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोई आदमी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, वो एक्सपायर हो जाता है, लेकिन उसके पीछे कोई उसका वारिस नहीं है, या उसने कोई विल भी नहीं छोड़ी है। तो जो उसका पैसा होता है वो अनक्लेम्ड होता है, और वो कहाँ चले जाता है? गवर्नमेंट के पास चले जाता है। उसी तरह से वो अनक्लेम्ड होता है। उसी तरह से जो फोर फीचर होता है हमारे पास, फोर फीचर क्या होता है कि आप गवर्नमेंट के पास कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं। क्या करते हैं? सिक्योरिटी करते हैं। जैसे कोई टेंडर वगैरह लेता है तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है। बहुत सारे और भी एग्जांपल्स है। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करता है, और उसी तरह से उसकी सिक्योरिटी है जो फॉरफीट हो जाती है, तो वो गवर्नमेंट के पास चले जाती है। इतना समझ सकते हो, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट में आता है, ठीक है। अब जो कैपिटल पार्ट है, इसको हमने माइनस लिखा हुआ है उधर, है ना। तो क्यों लिखा हुआ? पहली बात तो ये क्या करता है, एक तो इसका जो हमारा एसेट है वो रिड्यूस
होता है इससे, और जो हमारी लाइबिलिटी है वो इससे इंक्रीज होती है। तो गवर्नमेंट चाहती है जो कैपिटल रिसीट हो, जितनी कम हो कैपिटल रिसीट, मतलब जितनी कम ये वाली चीज हो उतनी ज्यादा गवर्नमेंट के लिए सही है। तो जो कैपिटल रिसीट है फर्दर हमारे पास एक तो डेट क्रिएटिंग कैपिटल हो जाती है, एक नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट हो जाती है। जैसे डेट क्रिएटिंग में क्या हो गया, बोरोइंग्स, जो भी लोन्स वगैरह है वो डेट क्रिएटिंग हो गया। नॉन डेट क्रिएटिंग में क्या होगा, जो लोन की रिकवरी होगी, ठीक है। हालांकि ये चीज सही है, लेकिन प्राइमरली जो हमारे पास कैपिटल रिसीट होती है वो गवर्नमेंट पसंद नहीं करती है। लोन रिकवरी बस एक पार्ट है हमारा कैपिटल रिसीट का। उसके बाद जैसे डिसइन्वेस्टमेंट होती है। डिसइन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है आपका, डिसइन्वेस्टमेंट से क्या हो रहा है कि आपके पास कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसके आप शेयर्स बेच रहे हो, तो उससे क्या होगा आपको, उससे क्या होगा कि जो आपका एसेट है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से प्राइवेटाइजेशन क्या हो रहा है, आपका जो एसेट है वो आपका रिड्यूस हो रहा है। लोन्स और बोरिंग से क्या हो रहा है, आपकी जो लाइबिलिटी है वो बढ़ रही है। तो इसलिए ये चीज गवर्नमेंट पसंद नहीं करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोटा मोटा रिसीट्स का। ओके, अब हम खर्चे के ऊपर आ जाते हैं, एक्सपेंडिचर के ऊपर, जिसमें रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं। तो उसी तरह से रेवेन्यू को हमने माइनस क्यों लिखा है, तो इसलिए माइनस लिखा है कि ये वो खर्चा है जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा एसेट है, ये वो खर्चा है जिससे हमारा जो एसेट है ये तो बढ़ नहीं रहा है, एसेट जो है हमारा बढ़ नहीं रहा है, और जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी भी हमारी कम नहीं हो रही। अगर हम खर्चा कर रहे हैं तो खर्चा करने का हमारा पर्पस क्या होना चाहिए कि हमारा एसेट बढ़े, लेकिन एसेट तो हमारा बढ़ नहीं रहा है। और दूसरा दूसरा पर्पस क्या हो जाना चाहिए खर्चा का, जो हमारी लाइबिलिटी है वो घटनी चाहिए, लेकिन लाइबिलिटी भी हमारी घट नहीं रही है, ठीक है। और ये रेकरिंग इन नेचर है, जिस तरह से हमारा रिसीट रेकरिंग इन नेचर था, ये भी रेकरिंग इन नेचर है। तो इससे क्या होता है कि हमको फ्रीक्वेंट बेसिस पे जैसे सैलरीज देनी है, जैसे पेंशन देनी है, जैसे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, सब्सिडी देनी है, ग्रांट्स देनी है, तो ये सब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, जो गवर्नमेंट चाहती है कि जितना कम हो उतना सही है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट को ये चीज पसंद नहीं है। उसके अलावा क्या होता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये पॉजिटिव है, क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको बहुत पसंद करती है। ये वन टाइम पेमेंट होती है। इससे क्या होता है कि जो हमारा एसेट है वो हमारा बढ़ता है और लाइबिलिटी हमारी कम होती है। कैसे होती है अभी देखते हैं। लोन रिपेमेंट, लोन रिपेमेंट से क्या होने वाला है, हमारा जो लाइबिलिटी है वो कम होने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर क्या है, हालांकि वन टाइम एक्सपेंडिचर होने वाला है, ऑफ कोर्स हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या हुआ है, एसेट जनरेट हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है ना हमारा, ठीक है। उसी तरह से अदर वन टाइम एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो ये चीजें वो हैं कि पूरा बजट का पार्ट रिसीट और एक्सपेंडिचर के ऊपर होता है। कौन सी चीज गवर्नमेंट को अच्छी लगती है, कौन सी चीज गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। और उसके जो भी टाइप्स थी, जिस तरह से ये फॉर एग्जांपल्स हमने समझी, तो ये चीजें समझनी है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में। तो ये हमने बेसिक स्टैटिक पोर्शन कर लिया हमारा बजट का। अब चलते हैं कि जो 2026 का हमारा बजट था, जो Feb 1 को आया था फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, तो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उसमें नई चीजें क्या डेवलपमेंट हुई है। और उसके अलावा थोड़े से उससे पहले हम डेफिसिट्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह, इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर हम चलते हैं अपने फाइनेंशियल ईयर 27 के बजट के ऊपर। ओके, अब हम तीन कंसेप्ट सीखते हैं कि बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट क्या होता है। देखो, अब हमारे पास बजट है, क्या होगा कि जब हमारे पास जो ये रिसीट्स हैं, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर को, और जो हमारी वैल्यू आएगी वो अगर पॉजिटिव आएगी, तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो बजट होगा वो क्या होगा, सरप्लस होगा। इतना सा याद रखना कि ये वाली जो रिसीट्स होंगी, यहां से इस वाले एक्सपेंडिचर को, टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, अगर जो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है तो हमारे पास जो बजट आएगा वो क्या आएगा, सरप्लस बजट आएगा, ठीक है। इसी तरह से इसी चीज को अगर हम माइनस करेंगे और यहाँ पे अगर हमारी वैल्यू नेगेटिव आती है, तो हमारे पास जो बजट आएगा वो क्या आएगा, डेफिसिट बजट आएगा। वो बजट आएगा हमारे पास डेफिसिट बजट। और जब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जीरो आएगी, जब यहाँ पे हमारे इन दोनों को माइनस करके जब हमारे पास वैल्यू जीरो आएगी, तो हमारे पास जो बजट होगा वो क्या होगा, बैलेंस बजट होगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जो हमारे रिसीट होंगे तब हमारे एक्सपेंडिचर के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। उसको हम बैलेंस बजट बोल देंगे। ओके ओके, अब आ जाते हैं हम अपने रेवेन्यू डेफिसिट पे। डेफिसिट्स पे अगर आए तो पहली बात आती है रेवेन्यू डेफिसिट की। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, तो डेफिसिट का मतलब कमी होगा। क्या कम होगा, जो ये हमारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, इसमें से जब हम इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, ठीक है, मतलब रेवेन्यू रिसीट से जब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे, जो हमारी वैल्यू आने वाली है वो माइनस में आने वाली है, उसी को हम रेवेन्यू डेफिसिट बोल देंगे, ठीक है। यही चीज अगर माइनस करके यहाँ पॉजिटिव आ जाता तो रेवेन्यू सरप्लस होता,
इंडिया का कभी रेवेन्यू सरप्लस हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेवेन्यू डेफिसिट ही है अभी तक। ठीक है, ये आ गया हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। उसके बाद एक चीज आती है जो होती है अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, आरडी लिख रहा हूं मैं। अफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ये वो होता है कि ये जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट आया, इसको हम रेवेन्यू डेफिसिट बोल देंगे ना, तो ये जो रेवेन्यू डेफिसिट हमारा आया, ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है हमारा, जो रेवेन्यू डेफिसिट से हम क्या चीज निकालेंगे, इसमें से हम चीज निकालेंगे कि वो ग्रांट्स, हर वो ग्रांट्स इन एड, ठीक है, ग्रांट्स इन एड गिवन बाई, किसने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, जिसको टू स्टेट्स, स्टेट्स को दी है, किसके लिए, कि वो कैपेक्स करें। कैपेक्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाए, कोई एसेट वगैरह क्रिएट कर पाए। ठीक है, एसेट वगैरह क्रिएट कर पाए। कि रेवेन्यू डेफिसिट में से हम जो ग्रांट्स को अगर माइनस करेंगे, उन ग्रांट्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है स्टेट्स के लिए, तो हमारा जो क्या निकलता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अगर हम देखें, जैसे पीछे हमने पढ़ा कि ये जो ग्रांट्स है, ग्रांट्स क्या यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। स्टेट क्या, गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारा वो माइनस में हो। माइनस का मतलब क्या है कि कम से कम करना चाहती है, उसी का पार्ट में हमारा ये जो ग्रांट्स आती है। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट में से इन्हीं ग्रांट्स को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझ के करना है। ये नहीं कि रेवेन्यू डेफिसिट से ग्रांट्स इन एड को माइनस करेंगे, नहीं। ग्रांट्स इन एड जो हमने रेवेन्यू वाले हेड में पड़ी हुई थी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले हेड में पड़ी थी, उसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकल जाता है। इसको हम पढ़ेंगे जब हम गवर्नमेंट के बजट को डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो इस चीज को हम पढ़ेंगे और इस डेफिसिट को उस तरह से वहां से फिगर के साथ टेबल में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अपने सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। अब देखो, जो फिस्कल डेफिसिट होता है ना, एफडी लिख देते हैं इसको। क्या होगा कि डेफिसिट है, डेफिसिट क्या होगा कि आपकी कोई रिसीट है, उसमें से हमने एक्सपेंडिचर को माइनस कर रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू आ रही है वो माइनस आ रही है। आइडियली क्या होना चाहिए, जो ये रिसीट्स हैं उसमें से जब इस एक्सपेंडिचर को हम माइनस करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो माइनस आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप, हाँ यही होना चाहिए ना डेफिसिट आपका, लेकिन आप जब इंडिया का बजट देखोगे ना, तो वहां पे जो रिसीट्स होती हैं, टोटल रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, और जो रेवेन्यू और रिसीट और कैपिटल रिसीट होती है ना, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो ये बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो फिर आप बोलोगे डेफिसिट किधर है। एक्चुअली में ये जो डेफिसिट होना था ना हमारा, जो माइनस जो वैल्यू आनी चाहिए था ना, ये हमने पूरी कर ली है। कैसे पूरी कर ली है, हमने लोन लेके उस डेफिसिट को पूरा किया है। तो वही एक्चुअली जो हमने वो बोरिंग्स की है, जो हमने बोरिंग्स की है, उसी को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। कहां पे, ये हमने ऊपर पढ़ा। ये देखो, ये देखो, जो कैपिटल रिसीट में जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल है ना हमारा, जो कैपिटल रिसीट में डेट क्रिएटिंग कैपिटल है ना हमारा, जो ये डेट क्रिएटिंग कैपिटल जो लोन्स लिए हैं, यही एक्चुअली हमारा फिस्कल डेफिसिट है। समझे मेरी बात, यही एक्चुअली हमारा फिस्कल डेफिसिट है। तो इतनी टेक्निकलिटी है जो आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इस चीज को, कि फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा, वो क्या है, वो हमारी बोरोइंग्स है। क्या है, हमारी बोरिंग्स है। कि जो भी हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, उसमें से जब हम टोटल रसीट को माइनस करेंगे, टोटल रसीट को जब हम माइनस करेंगे और उसमें से बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोल देंगे। ठीक है, ठीक है। अब इस चीज को आप समझना और कभी नहीं भूल पाओगे। क्यों, क्योंकि आपने समझ लिया है जो हमारी फिस्कल डेफिसिट है वो एक्चुअली में ये ही कैपिटल रसीट के अंदर जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल है हमारा, जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल है हमारा, वही हमारा फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है, ओके। अब एक नया चीज, जैसे आपने सुना होगा नाम कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट एक्चुअली क्या होता है, जो ये फिस्कल डेफिसिट होता है ना हमारा, फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। याद रखना, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, बोरोइंग्स। इसमें से फिस्कल डेफिसिट में जब हम इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो हमने लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे होते हैं, उसको जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। ठीक है, हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक और डेफिसिट है, डेफिसिट नहीं है एक्चुअली में, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उसके बाद एक होता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इफेक्टिव कैपेक्स लिख देते हैं। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या करते थे हम, रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस करते थे वो ग्रांट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है स्टेट को फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसी तरह से इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे हम, जितना भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जितना भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें से हम
ग्रांट्स को, उन्हीं ग्रांट्स को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, कौन सी ग्रांट्स, जो हमने स्टेट्स को दे रखी है, ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स लिख सकते हैं, गिवन टू स्टेट्स बाय सेंटर फॉर कैपेक्स। जो रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या करते थे हम, रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस करते थे उन ग्रांट्स को। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये है ना, ये जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, इसमें से इन ग्रांट को हम प्लस कर देंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये इनको प्लस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा इफेक्टिव कैपेक्स। ठीक है, इफेक्टिव इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ठीक है, और रेवेन्यू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या करते थे, इन ग्रांट्स को रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस करते थे। ठीक है, तो ये हो गए, अब जितने भी स्टैटिक पोर्शन पढ़ना था बजट को लेके वो हमने अब खत्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आई थिंक 15-20 मिनट और ये 30 मिनट्स में जो 2026 का जो भी बजट आया है उसमें से जितने भी 30-40 पॉइंट्स रहेंगे, आपको जितना याद करना है जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट रहेगा उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो भी हमने ये डेफिसिट वगैरह अभी हमने पढ़े हैं, इनको एक्चुअली हम टेबल में समझने की कोशिश करेंगे, कितना है कितना नहीं है, समझ के हम याद रखेंगे, ना कि सिर्फ याद रखना है, समझ के याद रखेंगे। और उसके अलावा जो भी 30-40 पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में एक्चुअली वही आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 90% चीजें वही आएंगी, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये वाली वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। दूसरे पार्ट में हम इस फाइनेंशियल 27 का बजट जो आया है अभी, उसको हम डिस्कस करेंगे और उसको भी बहुत शॉर्ट रखेंगे और बहुत ज़्यादा एग्जाम के परस्पेक्टिव से रेलिवेंट रहने वाला है। तो ठीक है, थैंक यू।